प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने राजभवन को हाई अलर्ट पे डाल दिया हुआ था और गवर्नर बीके नेहरू को ये साफ तौर के ऊपर हिदायत दी जा चुकी थी कि आप ना सिर्फ सियासी डेवलपमेंट जो हो रही हैं उनके ऊपर नज़र बनाए रखें, बल्कि ये भी यकीनन बनाएं कि शेख अब्दुल्ला के जानशीं वही हों जिनको मरकज़ चाहता है कि कौन होने चाहिए। तो कौन थे जिनको इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो शेख अब्दुल्ला के बाद पार्टी की कमांड भी और गवर्नमेंट की कमांड भी संभाले? आज बात करते हैं। मेरा नाम जफ़र चौधरी है। अभी तक की इस सीरीज़ में अगर आप शुरू से शामिल हैं तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो जम्मू कश्मीर का राजभवन बनिस्बत बाकी रियासतों के राजभवन के हमेशा मरकज़ से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा है। यही एक वजह है कि हम ये राजभवन की सीरीज़ में बात कर रहे हैं। 1977 में इंतखाबात के दरमियान शेख अब्दुल्ला को हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद मुसलसल उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। 1980 और 81 के आते आते उनके जो ये हार्ट अटैक, छोटे छोटे हार्ट अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ने लगी थी। अब उनकी डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई थी और ब्लड प्रेशर भी मुसलसल उनका हाई रहने लगा था। जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी, जितनी स्पीड के साथ उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी, इतनी ही बेचैनी दिल्ली में ज़्यादा बढ़ रही थी। वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि उनका सक्सेसर वही हो जो दिल्ली के लिए अग्रीएबल हो। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बीके नेहरू को बताया, गवर्नर को, राजभवन में, कि आप नज़र बनाए रखें, सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से हमें आगाह कराते रहें और जिसको हम चाहते हैं आप इंश्योर करें, इन नेगोशिएशंस के बीच में आप शामिल हो जाएं, ये जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं आप इसका हिस्सा बने और ये इसको आप यकीनन बनाएं कि जिसको हम चाहते हैं वही शेख अब्दुल्ला का जानशीं बने जब शेख अब्दुल्ला गुजर जाते हैं। लेकिन वो एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, उसकी तैयारियां जो हैं उससे पहले होनी चाहिए। तो कौन थे पोटेंशियल कैंडिडेट जिनमें से देखा जाना था कि जानशीं कौन हो सकता है? एक थे शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला, जो आप 40 साल की उम्र पार कर चुके थे। 43 या 44 साल की उम्र में इस वक्त रहे होंगे वो, अब यंग मैन। तो दूसरे थे शेख अब्दुल्ला के दामाद गुलाम मोहम्मद शाह, जीएम शाह या गुल शाह से पॉपुलरली उनको हमेशा जाना गया। इन दोनों के बीच में कंपटीशन था कि इन दोनों में से कोई एक शेख अब्दुल्ला का जानशीं बनेगा, पार्टी में भी और गवर्नमेंट में भी। कोई तीसरा अगर इससे अलावा कोई अगर पॉसिबिलिटी होती तो वो महज एक एक्सीडेंटल पॉसिबिलिटी होती। इन दोनों में से ही चुना जाना था। अब इस वक्त जब हम 1981 की बात कर रहे हैं तो इस वक्त उन दोनों की जो है वो पोजीशन क्या थी? फारूक अब्दुल्ला 1980 के इंतखाबात के बाद लोकसभा में जा चुके हुए थे दिल्ली। वहाँ पे जाकर वो इंदिरा गांधी और उनके बच्चों के, खास करके राजीव के, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुके हुए थे। वैसे तो शेख अब्दुल्ला की फ़ैमिली और नेहरू गांधी की फ़ैमिली के बीच शुरुआत से ही बिल्कुल आपस में बहुत बेहतरीन ताल्लुकात, एक परिवार की तरह ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन ये एक कहानी है 1977 की। थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, जब इंदिरा गांधी पावर में नहीं थी और वो कश्मीर आई थी। उन दिनों में भी शेख की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई हुई थी। वो कश्मीर आई थी एक लंबे वक्त के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, बहुत कर्टसी और अटेंड किया था जैसे एक लॉयल, वफादार, ध्यान रखने वाला, प्यार करने वाला, इज्जत देने वाला बेटा होता है, ऐसे उन्होंने इंदिरा गांधी को अटेंड किया था। कश्मीर की लगभग जितनी बड़ी ज़ियारतें, मंदिर या बाकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसमें फ़ारूक अब्दुल्ला उनको साथ लेकर जाते थे, बागात में लेकर जाते थे, अच्छे से उन्होंने होस्ट किया। तो उस दौरान उन्होंने पाया कि ये लड़का बहुत बेहतरीन है, ये अच्छा लड़का है। मॉडर्न ख्यालात के फारूक अब्दुल्ला को इस बात से बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी कि जो मस्जिद के प्रोटोकॉल क्या होते हैं और मंदिर के प्रोटोकॉल क्या होते हैं। कहीं निकले, किसी ने कहा आइए मस्जिद में चलते हैं तो चल पड़े, वहाँ से निकले कि पास में इस मंदिर में आरती हो रही है, यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे चल पड़े। मस्जिद में गए, किसी ने टोपी पहना दी, किसी ने तबरुक दिया, वो एक्सेप्ट कर लिया। मंदिर में गए, किसी ने तिलक लगा दिया, प्रसाद दे दिया, वो एक्सेप्ट कर लिया। बल्कि ये कि मुसलमानों के अंदर भी कितनी जो फिरका वाराना मामलात होते हैं, सेक्ट्स होती हैं, एक दूसरे के लिए बाइसेस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, फारूक अब्दुल्ला को इन चीज़ों का बिल्कुल कोई पता नहीं था। और अक्सर कश्मीर में इस बात को लेकर मजाक भी उड़ाया जाता था कि इस आदमी को मज़हब के बारे में बिल्कुल कोई पता नहीं। एक ईजी गोइंग आदमी, अर्ली 40s में, एक जो एक बड़ी शख्सियत का बेटा, जिसको पावर जो है थोड़ी इजीली भी, लेकिन इनकी डिफ़िकल्ट लाइफ भी बहुत रही थी। यानी इनके बचपन में इनके वालिद 11 साढ़े 11 साल तक जेल में, फिर इतनी बहुत सारी उन्होंने जो कोर्ट के केसेस, बेशुमार चीज़ें देखी। तो हार्डन्ड भी, जिस तरह से समझा जाता है कि ये आराम से सिल्वर प्लेट के ऊपर सारा कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तो एक हार्डन्ड डिफ़िकल्टीज भी जो है वो भी इन्होंने देखी हुई थी।
इंदिरा गांधी लाइक करती थी, मोर और लेस फारूक अब्दुल्ला को लाइक करती थी। अब इनकी जो आपस में बॉन्डिंग वो इतनी थी कि ये उनको मम्मी कह के पुकारा करते थे, क्योंकि राजीव भी मम्मी बोलते थे, उससे पहले संजय संजय अब गुजर चुके थे। राजीव और संजय भी मम्मी बोलते थे, तो फारूक अब्दुल्ला भी मम्मी बोला करते थे। कहीं पे कोई इलेक्शन होता था, कोई चीज़ होती थी जो कांग्रेस की, फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे कैंपेन करने के लिए जाते थे। दूसरे कैंडिडेट थे, दूसरे दावेदार थे जो शेख अब्दुल्ला की लेगेसी के ऊपर भी, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर भी और उनकी पार्टी के ऊपर भी, वो उनके दामाद थे जीएम शाह, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। जीएम शाह अभी शेख अब्दुल्ला की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, फूड एंड सप्लाईज के मिनिस्टर थे, और उनका गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा था, क्योंकि फारूक रिमूव्ड थे कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की जो डे टू डे पॉलिटिकल अफेयर्स है उसके साथ वो कनेक्टेड नहीं थे, वो दिल्ली में थे। जीएम शाह जो है वो चौबीसों घंटे यहीं पे होते थे, सेक्रेटरीट में जाते थे, पार्टी के ऑफिस में जाते थे, बाकी सारी चीज़ें करते थे। अब शेख की अलालत का वो फ़ायदा भी लेते थे कि शेख बीमार थे, और उसकी वजह से वो कई बार कैबिनेट की मीटिंग भी बुला लिया करते थे, कई बार जलसों के लिए चले जाया करते थे। यानी वो सोपोर की तरफ निकल गए और 5-6 मिनिस्टरों को साथ लेकर चले गए, डीजी को साथ में बुला दिया, डिविजनल कमिश्नर को बुला लिया साथ में। दूसरे दिन काजीगुंड में चले गए, 6-7 मिनिस्टर उधर साथ लेकर चले गए। तो लोगों में एक खासा इंप्रेशन जाने लगा कि ये तो लगभग तय ही है कि जीएम शाह ही शेख अब्दुल्ला के सक्सेसर बनेंगे। आपने कभी कई बार चीफ मिनिस्टर का कैवलकेड देखा होगा, या गवर्नर का भी आप देखते हैं कैवलकेड, तो वो काफ़ी भारी कैवलकेड होता है। आगे एक पायलट कार, उसके पीछे दो पायलट कार, उसके पीछे ये गाड़ी वो गाड़ी, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर की गाड़ी, फिर एक जैसी 3-4 गाड़ियां, इस बात का पता ही नहीं है चीफ मिनिस्टर किस में बैठा हुआ है। उसके पीछे एम्बुलेंस, पुलिस की और गाड़ियां, जैसे जैसे चीफ मिनिस्टर जहाँ से गुजर रहे होते हैं ऐसा लगता है कि जैसे इमरजेंसी लगी हुई है। उन दिनों में इतना तो नहीं होता था, लेकिन 5-6 गाड़ियां जरूर होती थी। सबसे आगे जो हो पायलट कार, उसके पीछे चीफ मिनिस्टर की अपनी गाड़ी, और पीछे जो है उसके पीछे एस्कॉर्ट कार्स वगैरह जो है वो हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर के बाद दूसरे शख्स ये थे। हर रियासत में इसी तरह से होता है कि ये चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल इसी तरह से होता है, कैवलकेट का जो नक्शा है इसी तरह से होता है। जीएम शाह दूसरे ऐसे आदमी थे, वो घर से जब सेक्रेटरीट भी जाते थे तो वो इतने ही ताम झाम के साथ जाते थे, उससे एक इम्पैक्ट जाता था सबके ऊपर कि ये बनेंगे। शेख अब्दुल्ला काफ़ी उनके ऊपर ट्रस्ट भी किया करते थे, लेकिन वो डिफाइंट भी बहुत ज़्यादा थे। आप शेख कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे। जो शख्स महीने में बमुश्किल एक हफ्ता कहीं बाहर जा पा रहा है, पब्लिक को अटेंड कर पा रहा है, या सेक्रेटरीट जा रहा है और 3 हफ्ते वो बिस्तर में है, और उसके परिवार का आदमी, उसकी बेटी का शोहर, बेटी अपने सारे बच्चों में से सबसे जो अजीज थी शेख अब्दुल्ला को, वो थी खालदा, जो इनकी जीएम शाह की बेगम थी। तो अब उनका जो क्लाउट है वो बढ़ता जा रहा था। इसी में मुझे बीच में एक बात याद आती है कि ये जो डिनास्टिक रूल के लिए बहुत इजीली जो है वो कमेंट्स पास कर दिए जाते हैं कि भी ये फलां का बेटा फिर फलां बन गया, फलां का बेटा फलां बन गया। लेकिन जो लाइन ऑफ सक्सेशन होती है वो इतनी आसान नहीं होती है कि बाप ने फैसला किया कि भी अब मेरा वक्त आ गया, ये मेरा बेटा बन जाएगा। वो इतनी आसान नहीं होती, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं चल रहा था कि कौन होगा सक्सेसर, फारूक अब्दुल्ला होगा जो नेचुरल इनहेरिटेंस की लाइन है, या जीएम शाह होगा जिसने ऑलरेडी एक क्लाउड बना लिया हुआ है। इंदिरा गांधी बार बार गवर्नर बीके नेहरू के साथ बात कर रही थी कि भी क्या मामला है, कुछ तो इसमें जो फर्दर प्रोग्रेस, कोई डायनेमिक्स का पता चले कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। नेहरू डिकोड नहीं कर पा रहे थे। एक बड़े इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे फारूक शेख अब्दुल्ला की कैबिनेट में, डी डी ठाकुर, जिनको उन्होंने उन्होंने 1975 से ही अपने साथ लिया और आखिर तक वो उनके लॉयल भी रहे। डी डी ठाकुर और गवर्नर बी के नेहरू में एक शौक जो है वो कॉमन था। ये दोनों शाम को अपना एक विस्की का ग्लास जो है वो खूब इंजॉय करते थे। कभी एक से तजावज़ होकर 2, 3 या 4 तक भी चले जाते थे, लेकिन दोनों ने इस बात को एडमिट किया कि ये हमेशा इंजॉय किया करते थे। इंदिरा गांधी डी डी ठाकुर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, उनके ऊपर भी ट्रस्ट करती थी। उन्होंने डी डी ठाकुर को बोला हुआ था कि आप लिजान बना के रखिए गवर्नर बी के नेहरू के साथ। तो लिहाजा ये रोज़ शाम को बैठते थे और शाम को बैठकर अपने डिस्कशंस वगैरह, उसमें जो है ये नए नए पॉलिटिकल डायनेमिक्स वगैरह उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे, बात करते थे कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा सकती हैं। नेहरू ठाकुर नेचुरली इंक्लाइंड थे फारूक अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि उनकी और शाह की किसी भी सूरत में बनती नहीं थी। उसकी वजह यह है कि कैबिनेट में जब आप सीनियरिटी का ऑर्डर देखें तो शेख अब्दुल्ला के बाद जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर जिनको रिकग्नाइज किया जाता था कैबिनेट में,
वो डी डी ठाकुर थे, उसके बाद जो तीसरे नंबर के ऊपर थे वो जी एन कोचक थे, उसके बाद शाह आते थे। तो शाह को हमेशा से ये ग्रज थी कि एक तो शाह की और बेग की नहीं बनती थी। अब बेग का फॉल आउट, मिर्ज़ा अफजल बेग का फॉल आउट शेख के साथ हो चुका हुआ था, लेकिन उनको पुरानी दुश्मनी थी, काफ़ी देर की पुरानी दुश्मनी थी। यानी जो शुरू से शेख अब्दुल्ला के साथ जर्नी रही है 1952-53 से या उससे भी पहले से, 1947 में ही शाह आ गए थे पार्टी में। लेकिन वो नंबर दो की जो स्ट्रगल हमेशा रही है, नंबर दो में मुसलसल काफ़ी देर तक, यानी एंड तक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उससे कुछ साल पहले तक नंबर दो पर हमेशा मिर्ज़ा अफजल बेग ही रहे हैं। तो शाह को ये ग्रज थी कि बेग ने जो मेरी नेचुरल पोजीशन होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं दामाद भी था और पुराना पार्टी का वर्कर भी था, वो पोजीशन हमेशा बेग ने ऑक्यूपाई करके रखी। ये बेग की निशानदेही थी 1975 में कि अगर आपने जम्मू से एक हिंदू और ख़ास करके अगर एक राजपूत है उसको ही मिनिस्टर बनाना है तो आप डी डी ठाकुर को मिनिस्टर बनाइए, क्योंकि दोनों जो हैं वो लीगल फ्रेटर्निटी से भी आते थे। तो शाह को उसको उनके साथ बड़ी नफरत थी ठाकुर के साथ। ठाकुर भी जो शाह की थोड़ी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ और शेख के लिए थोड़ी डिफाइंस है उसको लेकर वो डिस्टर्ब रहते थे। अब ये जिस तरह से सारी स्टोरी को मैं देखता हूँ, इनके बीच में बहुत सारे एक्टर अभी बाहयात भी हैं, उनका एक पर्सपेक्टिव अपना मुख्तलिफ हो सकता है। अगर ऐसा आता तो मैं उस पर्सपेक्टिव की भी इज्जत करूंगा। अब ये डेवलपमेंट सारी हो रही थी, कुछ सिचुएशन शेख की जो तबीयत है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। इस दौरान एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। शेख की थोड़ी तबीयत थोड़ी बेहतर थी, हज़रत बल ज़ियारत के ऊपर गए, वहाँ पे एक रिलीजियस फेस्टिवल था, दिन था ख़ास। उस पे उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि अपने वो बहुत लोग बड़े प्यार से शेख की बात सुना करते थे और हज़रत बल के ऊपर वो बहुत फ्रीक्वेंटली जाया करते थे ज़ियारत के ऊपर। हज़रत बल ज़ियारत पे थे और वहाँ पे उन्होंने अवाम के साथ खिताब किया, एड्रेस किया, बड़े प्यार के साथ उन्होंने बात की, इमोशनल उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा कि अब मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहा करती, अब मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है, लेकिन मैं दो निशानियां आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, एक ये ज़ियारत और एक मेरा बेटा फ़ारूक। इसको लोगों ने लब्बैक कहा, लोगों ने बड़ी मुबारक दी। कहते हैं कि नीचे जितना भी हजूम था वो झूम उठे, उन्होंने फ़ारूक 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 कहकर उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। ये बात जब जी एम शाह को पता चली तो उन्होंने देखा कि ये पहली मेजर इंडिकेशन है कि ये फारूक को ही अपना जानशीन बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने थोड़ी जो अपने तरफ से जो एक्टिविटीज़ हैं, एफर्ट्स हैं, वो उन्होंने इन्हांस कर दिए कि वो ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप आखिर उन्हीं के पास आए। तो कैबिनेट के अंदर बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने साथ करना शुरू कर लिया, यानी जो लॉयल्टीज़ हैं वो अपने साथ उन्होंने करनी शुरू कर दी। एक वक्त में देखा कि शेख अब्दुल्ला की फॉलोइंग जो है वो कैबिनेट में कम होती जा रही थी और जी एम शाह की ज़्यादा होती जा रही थी। और इन सारी चीज़ों से अलग थलग फारूक बैठे हुए हैं दिल्ली, कभी राजीव गांधी के साथ जा रहे हैं, कभी बॉम्बे में जा रहे हैं, कभी पार्टियां कर रहे हैं, कभी मज़े कर रहे हैं। वो इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व नहीं थे। अब एक और इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी का जो सक्सेशन है कम से कम वो तो कर लेते हैं, गवर्नमेंट का बाद में किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक रैली जो है वो करने के बाद फारूक अब्दुल्ला को अपॉइंट कर दिया गया। मतलब कहते हैं कि डेलीगेट सेशन में उनका इलेक्शन हुआ, लेकिन फिर ये इलेक्शन पार्टियों में इसी तरह से होते हैं। फारूक अब्दुल्ला बन गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था। कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग जो हैं वो उस दिन श्रीनगर में आए हुए थे फारूक अब्दुल्ला की कोरोनेशन के ऊपर। लेकिन उसको पूरे कश्मीर में तब की अगर आप अखबारात उठाकर देखें, खास करके उर्दू अखबारात, तो उसमें ताजपोशी का नाम दिया गया था। जी एम शाह को ही बुला के जब फारूक अब्दुल्ला का डिक्लेयर किया कि ये अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, उन्हीं से ही उनको पहला हार भी पहनाया। जी एम शाह की एक बात थी कि जब इसके बाद जी एम शाह ने अपना स्टैंड जो और हार्डन करना शुरू कर दिया, उन्होंने फैसले लेने शुरू कर दिए, पार्टी के अंदर लोगों को अपने साथ ज़्यादा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऐसी मिसालें हिंदुस्तान में बाकी रियासतों में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत सारी रही हैं कि पार्टी का प्रेसिडेंट कोई और हो और चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कोई और हो। तो शाह इसके बीच में एक पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि फारूक रहे पार्टी का प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर मैं बन जाऊंगा। उन्होंने जो अपने एफर्ट्स थे उनमें से किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं की। अब एक दिन क्या हो गया कि शाह के बारे में ये कहा जाता है बहुत ही ज़्यादा सख्त तबीयत के थे। एक दिन कहीं पुलिस वालों के साथ उनका कुछ मामला हुआ और इन्होंने धर दिए, दो पुलिस ऑफिसर को अच्छे अच्छे खासे थप्पड़ धर दिए इन्होंने।
उसके बाद सारी की सारी पुलिस फोर्स जो है पूरे कश्मीर में वो स्ट्राइक पे चली गई। अब पुलिस फोर्स आती है, यानी पुलिस का एक अपना कमांड स्ट्रक्चर होता है। उनको अगर डीजीपी या कोई बड़ा ऑफिसर ना कहे तो वो शायद अपनी मर्जी से सारे स्ट्राइक के ऊपर नहीं चले जाएंगे। ये होम डिपार्टमेंट के अंदर आती है। होम डिपार्टमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर का अपना महकमा होता है, लिहाजा पुलिस डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में होती है। सारी कोशिशें, सारी नेगोशिएशंस पुलिस के साथ करके देख ली, पुलिस वालों ने अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं की। अगर पुलिस वाले ही स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन सकती है और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। यानी पूरा जो कश्मीर है वो आपने, बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो आपने खाली छोड़ दिया, उसमें कुछ भी हो सकता है। फिर उसमें नेगोशिएट करके एक दरमियाना रास्ता जो है वो निकाला। पुलिस वालों ने अपनी डिमांड रखी कि हम उसी सूरत में अपनी स्ट्राइक वापस लेंगे कि अगर ये थप्पड़ मारने के ऊपर जो भी ताज़ीर बनती है, यानी जो भी सेक्शन इसके ऊपर, जो भी कानूनी कार्रवाई किसी को फिजिकल हर्ट करने के लिए जो बनती है, वो उस शख्स के ऊपर वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने किसी दूसरे को फिजिकली हर्ट किया है, अब वो जितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तो लिहाजा स्ट्राइक तभी कॉल ऑफ हो पाई जब जीएम शाह के खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। ये एक क्लाइम डाउन था कि भी एफआईआर दर्ज कर देंगे, लेकिन मजीद उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं हुई। तो एक ये कोशिश थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जीएम शाह को उनकी जगह बताई गई कि आपके ऊपर एफआईआर लग सकती है, आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। अब दूसरे साल में चले जाते हैं 1982 में, तो डेवलपमेंट सारी जो है वो इसी तरह से हो रही थी। 8 जून 1982 की बात है, शेख अब्दुल्ला आए हुए थे डोडा ज़िला में। डोडा ज़िला जो है उस वक्त जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला था। ये किश्तवाड़ और रामबन अलग से ज़िला अभी नहीं बने थे, ये तो हाल में बने शायद 2006 या 7 में। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी वहाँ पे, और 1982 8 जून की बात है, शेख अब्दुल्ला गए हुए थे डोडा में। वहाँ पे उनको एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ एंड देन ही हैड टू बी रश्ड बैक टू श्रीनगर। वहाँ पे उनको ले गए और श्रीनगर वो फिर काफ़ी दिन तक जो वो बीमार रहे। जब थोड़े थोड़े वो बेहतर उनकी कंडीशन होने लगी, थे बेड रिडन ही, तो अब इस बीमारी के दौरान गवर्नर ने अलर्ट किया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कि आज अगर इतना मैसिव हार्ट अटैक हुआ है कि मीटिंग के मिड वे फिर उनको उठाकर कश्मीर लाना पड़ा, कल अचानक कोई ऐसी एग्जिजेंसी हो सकती है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते हैं कि भी हम जो फैसला करना चाहते थे या जो अचीव करना चाहते थे वो तो हो ही नहीं पाया। अब तो अगर शेख गुजर जाते हैं तो वो फैसला उनके सक्सेसर का फिर वो तो सरकमस्टांसिस के ऊपर चला जाएगा। तो सियाने लोग यही होते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं, जो फैसला करना चाहते हैं, वो अपने टाइम लाइन के अंदर और अपनी टर्म्स के ऊपर कर लें, ना कि उसको हालात के ऊपर छोड़ दें। शेख सरवाइव कर गए, उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन सेक्रेटरीट अभी नहीं जाते थे, लगभग कंप्लीट बेड रेस्ट पे अपने घर पे ही थे। तो इंदिरा गांधी आई, ज़ाती तौर के ऊपर बतौर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आई उनका हाल पूछने के लिए, उन पे कॉल ऑन करने के लिए आई। वो साथ में राजीव गांधी को और सोनिया गांधी को भी साथ लेकर आई। राजीव को और सोनिया को साथ लेने का ये पर्पज़ था कि वो एक ज़्यादा ही वार्म पर्सनल फैमिली टच भी इसको देना चाहती थी कि आई एम डीपली कंसर्न्ड और मेरी फैमिली भी आई है आपको देखने के लिए। बड़ी दिलचस्प कहानी है जो आई विटनेसेस बताते हैं। गवर्नर भी वहीं पे बैठे हुए थे, बेगम साहिबा भी वहीं पे बैठी हुई थी जो शेख अब्दुल्ला की बेगम थी, इंदिरा, राजीव, फारूक, सब लोग बैठे हुए थे। तो इंदिरा गांधी ने कहा, यहाँ की बात की, वहाँ की बात की, उनकी तबीयत की बात की, मुल्क की बात की, इंटरनेशनल अफेयर्स की, हल्की फुल्की छोटी छोटी बातें की। बातें करने के बाद उन्होंने शेख अब्दुल्ला को कहा कि शेख साहब, आप वक्त से क्यों नहीं फैसला ले लेते कि आपका कारोबार कौन संभालेगा। आप कोई कितना भी बीमार ना हो, आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि जब आप मर जाएंगे तो आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन एक तरीके के साथ उन्होंने कहा कि आप वक्त से फैसला क्यों नहीं ले लेते। तो बेगम अब्दुल्ला उनसे पूछती हैं कि प्राइम मिनिस्टर आपसे एक सवाल पूछ रही हैं तो आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रही। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तरफ नहीं देखा, उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने बेगम को बोला कि प्राइम मिनिस्टर को मेरे जवाब का पता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अभी भी इसमें से कोई क्लू गैदर नहीं कर रही थी। शेख ये समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर को इस बात का अंदाज़ा है कि फ़ारूक को लेकर मेरा नज़रिया क्या है, कि मैं शायद चाहता हूँ कि फ़ारूक मेरा जानशीं बने, फ़ारूक उत्तराधिकारी बने, वही मेरा सक्सेसर बने। लेकिन दो बातें हैं कि एक ये है कि फ़ारूक में वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, वो कैपेबिलिटीज़, वो स्टेबिलिटी फ़ारूक के अंदर नहीं है कि वो स्टेट को रन कर सके।
और अगर फारूक के लिए मैं इमीडिएटली फैसला लेता हूं तो पार्टी के अंदर कहीं रिवोल्ट ना हो जाए, कैबिनेट के अंदर कहीं रिवोल्ट ना हो जाए, तो अब मैं तो बीमार हूं, क्या उस पोजीशन को मैं हैंडल कर सकता हूं या नहीं। और दूसरा अब मेरे पास ऑप्शन है कि गुलशाह, जब प्राइम मिनिस्टर वहां से बाहर निकली तो एक तो प्राइम मिनिस्टर ने शेख के साथ हाथ मिलाते हुए, उनके साथ बहुत करीब आकर उनके साथ बैठते हुए एक वार्म और अफेक्शनेट फोटोग्राफ जो है वो खिंचवाई। वो ये डेलिब्रेट चीज़ें होती हैं कि आप जो बाहर लोगों को किस तरह की इमेज जो है पेश करना चाहते हैं। उसके बाद इनके सारे घर वालों के साथ और राजीव को और सोनिया को साथ लेकर उन्होंने एक फैमिली फोटोग्राफ जो है वो भी खिंचवाई, ताकि लोगों में एक बाहर जाए कि इंदिरा गांधी इज सॉलिडली बिहाइंड शेख अब्दुल्ला, वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। बाहर निकली तो उन्होंने फारूक को बोला कि बेटा बड़े अजीब हैं तुम्हारे वालिद, मैंने उनके साथ काफ़ी बात करने की कोशिश की लेकिन वो कोई क्लैरिटी इसके ऊपर आ नहीं रही। फारूक ने बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, मुझ पे इतना ट्रस्ट करती हैं, लेकिन देखिए हालात और वक्त कैसे होते हैं, हम उसके ऊपर फैसला ले लेते हैं। अब आ गया कुछ दिनों के बाद शेख की तबीयत जो है वो और बिगड़ती जा रही थी। अभी भी वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो फैसला ले पाएँ कि उनका सक्सेसर कौन होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गुलशाह थे, जल्दबाजी में उन्होंने खुद ही ऐसे हालात तैयार कर दिए कि किसी को फैसला लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं, फैसला अपने आप ही हो गया और एक्सेप्टेबिलिटी भी उस फैसले की जो है वो हो गई, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी मुखालफत के। अगस्त के महीने की बात है, फिर से शेख अब्दुल्ला को हार्ट अटैक आया, उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई, अब वो फिर से बेड रिडन हो गए। और अब 15 अगस्त, क्योंकि योम आज़ादी की जो तकरीबात हैं वो नज़दीक आ रही थी, और 15 अगस्त के ऊपर आपको पता है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो परेड की इंस्पेक्शन करते हैं, सल्यूट लेते हैं, और उन्हीं उन्हीं की तकरीर जो है वो मेन ऑफिशियल फंक्शन में उन्हीं की तकरीर हुआ करती थी। शेख अब इस कंडीशन में नहीं थे कि वो जा सकें और तकरीर कर सकें और परेड का हिस्सा बन सकें, परेड में वो सल्यूट ले सकें, इस कंडीशन में अब वो नहीं थे। अब ये गवर्नमेंट के अंदर बात चल रही थी कि अगर शेख नहीं है इस कंडीशन में तो कौन जाएगा जो सलूट लेगा। तबीयत उनकी इतनी ख़राब थी, इस दौरान जो भी जाता शेख के बिहाफ के ऊपर, जो योम आज़ादी की सलूट में उसकी परेड में हिस्सा लेता, तो एक जो इंडिकेशन है वो दिल्ली को भी चली जाती, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी चली जाती, पार्टी को भी और आवाम को भी और राजभवन को भी पता चल जाता कि दिस इज़ द पर्सन जो, मतलब अगर आप शेख की आज की गैर मौजूदगी में अगर ये वो एक इम्पॉर्टेंट जो है नेशनल फंक्शन है उसको प्रिजाइड कर रहे हैं, तो उनकी जब हमेशा के लिए गैर मौजूदगी होगी तो उन्होंने इंडिकेट किया होगा कि यही वो आदमी होगा जो उसको प्रिजाइड करेगा। ये सोच चली रही थी। और जो जीएम शाह है उनको पूरा यकीन था कि शेख उन्हीं को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि फारूक को तो कर नहीं सकते थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो दिल्ली थे। फारूक के लिए क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस थी कि वो दिल्ली में वहाँ पे लाल किला में वहाँ पे बैठेंगे बतौर मेंबर पार्लियामेंट, और 15 अगस्त की जो कार्रवाई है उसमें वो वहाँ पे शमूलियत हासिल करेंगे, ताकि जो आपका दिल्ली के साथ एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है, वो आपका अच्छे तरीके से बना रहे। लोग नोटिस करें वहाँ पे जो कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट हैं वो दिल्ली में ही थे, यहाँ पे लाल किला में बैठे हुए थे। और श्रीनगर में बहुत गौर व खोज, बहुत सोच के बाद उन्होंने एक आसानी से एक बात तय कर दी। उन्होंने कहा कि इट्स बट नेचुरल कि अगर चीफ मिनिस्टर इस कंडीशन में नहीं है, इमोबिलाइज हुए हुए हैं कि वो किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, अब फंक्शन की अगर इतनी इंपॉर्टेंस है तो जो कैबिनेट में नंबर 2 होंगे वो जाएंगे। उधर जीएम शाह पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे कि सल्यूट वो लेना चाहते हैं, इधर इन्होंने कैबिनेट के जो नंबर 2 हैं उनके लिए ऑर्डर जारी कर दिए कि डीडी ठाकुर लेंगे सलूट। तो उस दिन राजभवन में शाम को बैठे हुए थे जो बीके नेहरू और डीडी ठाकुर अपना एक ड्रिंक्स का दौर एंजॉय कर रहे थे। तो दोबारा से इनके बीच में बात चल रही थी कि खुदा न खास्ता अगर कुछ अचानक हो जाता है शेख साहब को, तो उस सूरत में, और फैसला वो उनकी बाहयात होते हुए नहीं हुआ, तो उस सूरत में गवर्नर ने कहा कि भी मैं इस बात को पूरी तरह से क्लियर हूँ इसको लेकर, आज के इस प्रेसिडेंट के बाद, क्योंकि उन्होंने खुद नॉमिनेट किया आपको कि आप 15 अगस्त का सल्यूट आप लेंगे, तो आज के इस प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए इंटरम चीफ मिनिस्टर मैं आपको बनाऊंगा। तो ये तारीख में वो पहला दिन था जब एक हिंदू शख्स मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के पोस्ट 1947 सेटिंग में चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह गए। हालांकि डीडी ठाकुर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही वो इस किस्म का एडवेंचरिज्म जो है वो किसी भी सूरत में करना चाहते थे। डीडी ने कहा नहीं ये तो नहीं होगा, जो नेक्स्ट होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट थे जीएन कोचक, लेकिन कोचक को लेकर सबको थोड़ा सा एक
वो था कि भी अगर हो सकता है कि कोचक को ऑफर किया जाए तो कोचक ये ना कहे कि नहीं नहीं, जो इसका जो असल दावेदार है वो फारूक है, उसको बुलाए। कोचक को अगर फॉर्मेलिटी के लिए ऑफर किया तो कोचक कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, मैं ही आ जाता हूँ। कोचक जो है वो अब जीएम शाह के बहुत ज़्यादा करीब हो चुके हुए थे। ये जब फैसला हो गया कि डीडी ठाकुर ही 15 अगस्त की जो परेड है उसमें वो शामिल होंगे, 15 अगस्त की सुबह यानी रात को ही कोई साजिश हुई होगी, तो 15 अगस्त की सुबह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। पता ये चला इंटेलिजेंस के सोर्सेज से कि जीएम शाह 15 अगस्त की परेड, जो मेन परेड है श्रीनगर में होनी थी, शायद इकबाल पार्क में होनी थी, वहाँ पे जीएम शाह नहीं आने वाले थे। बल्कि ज़्यादातर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिनमें जीएन कोचक, हिसामुद्दीन बांडे, गुलामुद्दीन बांडे, दिलावर मीर वगैरह, इन सब को उन्होंने तैयार किया हुआ था कि वो नहीं जाएंगे वहाँ पे। जो 15 अगस्त का मेन फंक्शन है जहाँ पे डीडी ठाकुर ने सलूट लेना, वो वहाँ पे नहीं जाएंगे। इन्होंने एक जलसा नुमा इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन अलग से ऑर्गेनाइज कर ली गांधरबल में, कहा कि हम वहाँ पे जाएंगे। तो अब इतलात ये आ रही थी कि जो मेन स्टेडियम में जो वहाँ पे फंक्शन है 15 अगस्त का, वहाँ पे डीडी ठाकुर सलूट ले रहे होंगे, गवर्नर वहाँ पे बैठे हुए होंगे, सारे लोग होंगे वहाँ पे, लेकिन मिनिस्टर्स नहीं होंगे, ज़्यादातर मिनिस्टर्स नहीं होंगे। इस क्राइसिस के चलते इन्होंने 14 अगस्त को इमीडिएटली एक मैसेज भेजा दिल्ली में, और फारूक अब्दुल्ला को भी समन कर लिया श्रीनगर में कि अब आप यहीं पे रहेंगे और गवर्नर के साथ आप जाएंगे वहाँ पे। बाई चांस डॉक्टर करण सिंह भी आए हुए थे, उनके लिए भी यही हिदायत थी कि भी आप भी यहाँ पे आ जाना। हिदायत नहीं थी, मतलब गवर्नर ने कर्टसी के साथ कहा कि आप वहाँ पे आ जाइएगा। 15 अगस्त की सुबह जब परेड के लिए जा रहे थे गवर्नर बीके नेहरू, तो जाते हुए उन्होंने कर्टसी कॉल पे की शेख अब्दुल्ला के ऊपर। वो 15 अगस्त की मुबारकबाद, उनको योम आज़ादी की मुबारकबाद उनको देने के लिए जा रहे थे। मुबारकबाद उन्होंने दी, लेकिन उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बेड पे बिल्कुल थे। उन्होंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि इतलात ये हैं कि इस तरह से होने वाला है, ये सब लोग जो है ये हमारी जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें आ ही नहीं रहे हैं, उसको बाइकआउट कर रहे हैं और दूसरी जगह कोई पैरेलल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अगर वो पैरेलल सेलिब्रेशन जो है ये हमारी सेलिब्रेशन से बड़ी लगती है और हमारी में मिनिस्टर्स ही नहीं होते हैं, बहुत सारे एमएलएज ही नहीं होते हैं, तो मैसेज एक बहुत गलत चला जाएगा, वो भी तब जब आप बीमार हैं। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि आप इंश्योर करना कि आपको पता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी की जो नेशनल डे की सेलिब्रेशन होती है, सुबह वहाँ पे एक जो ऑफिशियल फंक्शन है वहाँ पे झंडा लहराया जाता है, तकरीर वगैरह होती है, सलामी होती है, परेड होती है। देर दोपहर को आफ्टरनून में 4 बजे के करीब हमेशा गवर्नर के घर पे एक रिसेप्शन दी जाती है, जिसको एट होम भी बोलते हैं। इसको प्रेसिडेंट भी करते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, और स्टेट्स में गवर्नर सारे एट होम ऑफर करते हैं। एक एक सेलिब्रेशन है, एक रिसेप्शन है, वो दी जाती है। तो नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को एक रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आपकी कंडीशन तो नहीं है कि आप कहीं आ सकें, लेकिन आप बेगम साहिबा को एट होम रिसेप्शन जो है उसमें आप ज़रूर भेजिएगा, ताकि लोगों को कम से कम ये मैसेज चला जाए कि बेगम साहिबा जो है वो हमारे साथ है। अब क्योंकि बेगम साहिबा की बेटी, शेख अब्दुल्ला की बेटी जीएम शाह की बेगम थी, वाइफ थी, तो अब बेगम अगर इस फंक्शन में आती हैं तो कम से कम एक वो भी इंडिकेशन बड़ी क्लियर चली जाती है कि वो जीएम शाह के साथ नहीं थी। जब 4 बजे का वक्त आया और रिसेप्शन के लिए जब गवर्नर वहाँ पे पहुँचे, तो वो देखकर हैरान हो गए कि सिर्फ बेगम ही नहीं, बल्कि शेख अब्दुल्ला खुद भी वहाँ पे बैठे हुए थे। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। सुबह सुबह जब शेख अब्दुल्ला को इस बात का पता चला था कि जीएम शाह ये कर रहे हैं कि वो सारे लोगों को लेकर वहाँ पे जा रहे हैं, मिनिस्टर्स को लेकर जा रहे हैं गांधरबल में, और ऑफिशियल फंक्शन में उनको बरगला रहे हैं, वहाँ से उनको वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो शेख अब्दुल्ला ने डीजीपी को बुलाकर स्ट्रिक्ट हिदायत दी कि सारी पुलिस को मोबिलाइज कर दो, सारे मिनिस्टर्स को वो जहां जहां पे भी हैं उनको पकड़ के जिस भी कंडीशन में होता है, एक तो उनको मेन फंक्शन में लाओ, और उसके बाद मुझे कंप्लीट सारे मिनिस्टर्स और यहाँ पे जितने भी लेजिस्लेटर्स अवेलेबल हैं उनकी हाजिरी चाहिए मुझे 4 बजे गवर्नर के फंक्शन में। उससे शेख अब्दुल्ला ने वापस री एस्टैब्लिश किया कि शेख अब्दुल्ला होता है। अब ये वक्त गुजरा, अब शेख अब्दुल्ला को पता चल गया, अब मेरे ख्याल से उन्होंने इस बात का फैसला ले लिया कि वो वक्त आ गया है, मुझे जीएम शाह और फारूक अब्दुल्ला दोनों के बीच में चुनना है एक को कि कौन रहेगा मेरा उत्तराधिकारी। अब उनको इस बात की पूरी क्लैरिटी थी कि वो फारूक ही होगा जो इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेगा। इस वक्त तक यानी 15 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त 1982 तक
शेख अब्दुल्ला का ये हतमी फैसला नहीं था कि जीएम शाह चीफ मिनिस्टर बनेंगे या फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो दोनों में से किसी एक के लिए भी आखिरी फैसला ले सकते थे या सरकमस्टांसिस के लिए छोड़ सकते थे। लेकिन जीएम शाह ने जो ये हरकत की, जल्दबाजी में ये जो मिस एडवेंचर किया, उसकी वजह से शेख अब्दुल्ला को ये एक फर्म फैसला लेना पड़ गया। और बल्कि पार्टी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली को, सबकी जो उनकी एक जो सपोर्ट है, सिंपथी है, वो भी उन्होंने हासिल कर ली। अब फारूक अब्दुल्ला को उन्होंने इमीडिएटली बोला कि तुम रिज़ाइन कर दो, लोकसभा से वहाँ पे छोड़ दो। और उसको, फारूक अब्दुल्ला को इन्होंने बना लिया, अपनी कैबिनेट का मेंबर बना लिया, उनको मिनिस्टर इंडक्ट कर लिया, हेल्थ मिनिस्टर रहे। जो कहा जाता है ना कि शेख अब्दुल्ला से पहले फारूक अब्दुल्ला हेल्थ मिनिस्टर थे, वो 3 हफ्ते पहले की बात है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो 3 हफ्ते पहले उनको बना लिया मिनिस्टर। 5 सितंबर को शेख अब्दुल्ला को फिर से एक मैसिव हार्ट अटैक हो गया, मैसिव हार्ट अटैक। और 6 सितंबर की शाम, उसमें बड़ी एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। और 6 सितंबर की शाम को गवर्नर उनको देखने के लिए गए, उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब थी। 7 सितंबर की शाम को गवर्नर ने फ़ोन किया उनके रेजिडेंस पे, उनकी बेटी के साथ बात हुई और उनसे पूछा कि तबीयत कैसी है। तो उन्होंने कहा कि तबीयत में आप काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि उनको कई बार अटैक आ चुके थे और कई बार वो रिकवर कर चुके थे। जब वो रिकवर करते थे तो काफ़ी अच्छे खासे हो जाते थे, फिर बार बार बोलना शुरू कर देते थे कि मेरे लिए शामी कबाब लाओ। जो भी चीज़ें वो पसंद करते थे, खाना चाहते थे, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो उन्होंने कहा नहीं, यह जो उनकी बेटी ने कहा कि आज तबीयत उनकी बहुत बेहतर है। तो उन्होंने कहा क्या मैं आ सकता हूँ उनसे बातचीत करने के लिए? तो उन्होंने पूछ के बताया, उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए। तो 6 साढ़े 6 बजे के करीब गवर्नर चले गए शेख अब्दुल्ला के रेजिडेंस पे। लेकिन जो ही रेजिडेंस के ऊपर पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा ना गेट पे गवर्नर को कोई रिसीव करने के लिए है, ना घर पे गवर्नर को रिसीव करने के लिए कोई नहीं है। सब एक अफरा तफरी का, एक क्योस का, एक पैनिक का माहौल जो है वो बना हुआ है। शेख अब्दुल्ला को फिर से अटैक आ गया था। और कभी कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेकर आ रहा है, कोई डॉक्टर्स को लेकर आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये देख रहे थे कि भी हर आदमी कुछ कोशिश कर रहा है कि शायद कोई कोशिश हो, हम कुछ करें, वो सरवाइव हो जाए। तो ये 10 15 मिनट वहाँ पे बैठे, इन्होंने फैमिली को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये वापस आ गए। अब बहुत सारे लोग, प्रेस के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, तो वो सड़क पे बाहर आते जाते सारी चीज़ें, हरकतें देख रहे थे। इन्होंने देखा कि गवर्नर गए और 10 12 मिनट के बाद वापस भी आ गए। तो अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि गवर्नर गए थे देखने के लिए, वापस आ गए हैं, शेख अब्दुल्ला गुजर गए हैं। अफवाहें फैलनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। बल्कि जो जितना भी मीडिया वगैरह जिस तरह से एग्जिस्ट करता था, उन्होंने अपने डिस्पैच भेजने शुरू कर दिए, उनको उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि शेख अब्दुल्ला इज़ नो मोर। और जब अफवाहें, आपको पता है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे अफवाहें इतनी तेज़ी से फैलती हों जितनी कश्मीर में फैलती हैं। वो अफवाहें इतनी गर्म हो गई कि ऑल इंडिया रेडियो से ये अनाउंसमेंट भी आ गई कि शेख अब्दुल्ला इज़ नो मोर। जब इन्होंने सुनी कि ये अनाउंसमेंट वगैरह आ गई है तो इन्होंने रेडियो के ऑफिशियल्स को अप्रोच किया और उनसे दोबारा तरदीद करवाई कि शेख अब्दुल्ला की तबीयत में खराबी आई है, लेकिन वो अभी जिंदा है। ये लीडर रहा है जिंदा या नहीं रहा है, अभी बाहयात है या नहीं है, इसकी बर वक्त ही खबर बाहर जानी चाहिए, वरना बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। तो ये आ गए, वापस आ गए। कुछ देर के बाद पता चला कि स्लाइटली कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से जो है वो आउट ऑफ डेंजर, जो है खतरे से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं है। तो ये राजभवन आ गए हस्बे मामूल, जिस तरह से रोज़ हुआ करता था लगभग। डीडी ठाकुर भी आ गए, ये बात रही होगी कोई लगभग 8 बजे की बात, डिस्कशंस वगैरह कर रहे थे। लगभग 9:30 बजे की बात है कि अचानक से ऑल ऑफ ए सडन फारूक अब्दुल्ला और कुछ 8 10 लोग जो हैं उनके साथ, जिनमें से कुछ मिनिस्टर्स भी थे, और वो आ गए राजभवन में। राजभवन में आके उन्होंने न्यूज़ ब्रेक की, उन्होंने कहा कि शेख साहब इज़ नो मोर, शेख साहब गुजर गए 8 सितंबर 1982 की शाम को, कि शेख साहब गुजर गए। अब क्या करें, कोई समझ नहीं आ रही है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है या किसी और के साथ करने की ज़रूरत है। तभी डीडी ठाकुर बोले। उन्होंने कहा कि जब शाम को शेख साहब की तबीयत बिगड़ी थी तो उस वक्त सारे मिनिस्टर्स लगभग मेरे घर पे आ गए थे, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके ऊपर उन्होंने, जो है ये लिस्ट है सारे मिनिस्टर्स की, उन सब ने प्रपोज किया है कि फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर ओथ दिलाई जाए, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे। बाई चांस जो है ये जो मिनिस्टर्स आ रहे थे वहाँ पे, उनमें कोचक भी आ गए। कोचक जो थर्ड इन लाइन थे सीनियरिटी। गवर्नर ने अपना पहले प्रपोजल दिया हुआ था कि अगर इवेंचुअलिटी ऐसी हो गई तो वो ओथ देंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। जो सेकंड इन लाइन होगा सीनियरिटी में, वो ठाकुर खुद थे।
ठाकुर ने ये डिक्लाइन कर दिया हुआ था। तीसरी ऑप्शन उन्होंने रखी हुई थी जीएन कोचक के लिए। उस मोमेंट में, वो इमोशनल मोमेंट में, वो जज्बात के उस पल में कोचक भी डिक्लाइन कर गए। कोचक भी कहते कि भी मैं अपनी सपोर्ट दे रहा हूँ फारूक अब्दुल्ला को, तो आप, और खड़े खड़े उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को ओथ एडमिनिस्टर कर दी बतौर चीफ मिनिस्टर। तो वो एक जो सक्सेशन है वो इस तरह से अफरा तफरी के माहौल में इमीडिएटली वो कंफर्म होगी। बाद में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात वगैरह लगे, बहुत सारी बातें हुई कि शायद शेख जिंदा थे, अभी अभी शेख ने आखिरी सांस जो है वो नहीं छोड़ी थी जब ये ओथ हो गई थी। लेकिन इसमें ये उनके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं लेकिन शेख गुजर ही चुके हुए थे शायद। तो फारूक अब्दुल्ला ने एक गवर्नर को एक तजवीज़ दी, एक प्रपोजल दिया, रिक्वेस्ट की है, जो गवर्नर ने बहुत काइंडली उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा कि तमाम चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं उनको ये अलर्ट किया जाए कि ये खबर अभी बाहर नहीं जानी चाहिए, ना मेरी ओथ की और ना शेख अब्दुल्ला के इंतकाल की। ये दोनों खबरें इकट्ठे सुबह जानी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े स्टेडियम में, एक बाल पार्क में शायद वो लाना चाहते थे शेख अब्दुल्ला की बॉडी, ताकि सब लोग वहाँ पे आएँ और उस वक्त लोगों को पता चले कि ये डेवलपमेंट रात को हुई है। अगर ये रात को ही न्यूज़ ब्रेक हो जाती है तो एक तो कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो सकती हैं मैसिव, और दूसरा ये है कि शायद शेख के साथ जिस तरह से आप लोगों की मोहब्बत और हमदर्दियाँ थी कि शायद बॉडी को शिफ्ट करना वहाँ तक जो है वो ज़्यादा मुश्किल बन जाए। ओथ होगी फारूक अब्दुल्ला की, वो चले गए अपने घर पे, और क्योंकि फारूक ने रिक्वेस्ट की हुई थी तो कि ये इसका किसी से जिक्र नहीं करना है, तो नेहरू ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में दिल्ली। वो वहाँ पे बताना चाहते थे कि मैंने, आई हैव स्वॉर्न इन फारूक अब्दुल्ला, मैंने उनको जो है वो हल्फ बर्दारी उनकी कर दी है, उनको हल्फ दे दिया है चीफ मिनिस्टर का। वो फ़ोन करते वहाँ पे धवन, आर के धवन होते थे वहाँ पे, जो अक्सर फ़ोन उठाया करते थे। धवन ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन दीजिए। प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने बोला कि सैकरा फ़ोन जो है वो ऑन करवाइए। सैकरा फ़ोन मतलब एक सीक्रेट लाइन, उन दिनों में कम से कम इतना एक उस पर इंश्योर हो जाता था कि उस पर कोई स्नूपिंग नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि सैकरा फ़ोन ऑन कीजिए, मैं उस पर आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो वो इंदिरा गांधी वहां से सैकरा फोन ऑन करती थी तो गवर्नर के फोन में कोई टेक्निकल खराबी आ जाती थी, ये ऑन करते थे तो उनके फोन में टेक्निकल खराबी आ जाती थी। फोन की बड़ी दिक्कत जो है 10-15 मिनट चलती रही। उसमें इंदिरा गांधी भी इरिटेट हो गए और ये भी बड़े डिस्टर्ब हो गए कि बात करनी थी। तब एक आइडिया आया। बी के नेहरू को भी फ्रेंच बहुत अच्छे तरीके से आती थी और इंदिरा गांधी को भी फ्रेंच बहुत अच्छे तरीके से आती थी। इन्होंने फिर फ्रेंच में बताया इंदिरा गांधी को, ये अज्यूम करते हुए कि अगर इसमें कोई स्नूपिंग हो भी रही है, कोई अगर सुन भी रहा है तो किसी को शायद पता नहीं चलेगा कि हमारी बात क्या हो रही है। इन्होंने फ्रेंच में बताया उनको कोड, फिर जहाँ पे नाम आते थे वहाँ पे कोड नेम करके बताया कि मैंने उसको स्वेरिंग इन बोलने लगे तो इनको समझ ना आया कि फ्रेंच में स्वेरिंग इन को क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ गोलमोल करके ही वॉज एबल टू कन्वे टू इंदिरा गांधी कि शेख अब्दुल्ला नहीं रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला की हल्फ बर्दारी मैंने कर दी है। दूसरे दिन सुबह ऑल इंडिया रेडियो से इसकी बाकायदा तौर के ऊपर खबर शाया हुई। एक बड़ा अफरा तफरी का माहौल, शेख से मुल्क भर में लोग, जितने भी डिफरेंसेस थे, आइडियोलॉजिकल थे, मुख्तलिफ किस्म के बहुत डिफरेंसेस थे, लेकिन बहुत लोग प्यार करते थे। शायद मुल्क में ऐसी कोई नोटेबल पर्सनैलिटी उस दिन रही नहीं जो कश्मीर ना आई हो। सबसे पहले पहुंचने वालों में इंदिरा गांधी खुद थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की तारीख में ये पहली और आखिरी बार हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस बैक वक्त जो है वो कैपिटल से एबसेंट रहे हुए हैं, वो कश्मीर आ गए थे। तो इंदिरा गांधी लगभग 3 दिन रही कश्मीर। शेख की बॉडी को जब कब्रिस्तान के लिए ले जाया जा रहा था, जिस ट्रक में नेशनल फ्लैग में उनको लपेट के लेकर जाया जा रहा था, उस ट्रक में थ्रू आउट द जर्नी इंदिरा गांधी खुद वहाँ पे उसमें बैठकर उनके साथ गई। अब ये वाक़या हो गया, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन चुके हुए थे, लेकिन ये आज का दिन है जब इंदिरा गांधी, आप 1-1.5 साल की जो मैंने कहानी सुनाई 2 साल की, उसमें आपको समझ आ गया कि इंदिरा गांधी कितने जोर दे रही थी कि फारूक अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। कुछ ही महीनों के बाद इंदिरा गांधी का सिर्फ एक सिंगल लाइन एजेंडा ये रह चुका हुआ था कि फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टरशिप से उतारा जाए और जीएम शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। बिल आकर हुआ भी ऐसे। इसको फैसिलिटेट किस तरह से हुआ, ये पॉसिबल किस तरह से हो पाया, उसकी जो फाउंडेशन है वो फारूक अब्दुल्ला ने खुद ले की थी, फारूक अब्दुल्ला ने वो खुद तैयार की थी। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अगर आप अगले एपिसोड तक आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहेंगे। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
many thanks as ever.